हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत में मानव पूंजी निर्माण का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि इसमें कौन कौन से लगभग संभव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आप लोगों के साथ स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है। तो मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है, मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पाना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना जिनमें कौशल, शिक्षा तथा अनुभव के गुण पाए जाएं, जो कि किसी देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण विकसित करना या ऐसे कौशल या निपुणता को विकसित करना जो उत्पादन में सहायक हो सके और जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक व राजनीतिक विकास में महत्व बन सके। इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार के कौशल का विकास करना ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को शिक्षित करके उसको डॉक्टर बनाना या उसको इंजीनियर बनाना या उसको अध्यापक बनाना जो कि उत्पादन में सहायता कर सकते हैं, यही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी कार्य करना नहीं आता, वह मानव पूंजी निर्माण नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है वो हमने डिफाइन किया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर बताओ। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में निम्न अंतर है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी में सबसे पहला पॉइंट है, भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है। यानी कि वे साधन जिनकी सहायता से हम उत्पादन करने वाले हैं, ऐसे साधनों को भौतिक पूंजी कहा जाएगा, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम इत्यादि। और सेकंड पॉइंट है, भौतिक पूंजी दृश्य होती है, मतलब इसको हम देख सकते हैं तथा किसी भी वस्तु की भांति बाजार में बेची जा सकती है। जैसे हम श्रम बेचते हैं या हम कच्चा माल बेचते हैं, हम ईंधन बेचते हैं, हम बिजली बेचते हैं, तो इत्यादि सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनको देखा जा सकता है और ये भौतिक पूंजी में शामिल की जाती है। थर्ड पॉइंट है, भौतिक पूंजी स्वामी से पृथक होती है, अर्थात उत्पादन के स्थान पर स्वामी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि भौतिक पूंजी का उत्पादक से कोई संबंध नहीं होता, वह एक अलग वस्तु है और उस वस्तु का उपयोग करने के लिए उसके मालिक का होना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर हमको ईंधन का उपयोग करना है तो मालिक का होना कोई आवश्यक थोड़ी ना, ईंधन को हम डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। या हमें बिजली का उपयोग करना है या हमें मशीन चलानी है, तो इसके लिए उत्पादक मतलब किसी उसके मालिक का होना आवश्यक नहीं है, इसे कोई भी चला सकता है। तो ये हमारी भौतिक पूंजी को मालिक से कोई संबंध नहीं है, इसको दर्शाता है। और फोर्थ पॉइंट है, भौतिक पूंजी के निरंतर उपयोग के कारण इसका मूल्यह्रास होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि भौतिक पूंजी का जैसे जैसे लगातार उपयोग करते जाएंगे इसके मूल्य में कमी आती जाएगी, जैसे मशीनों की घिसावट इत्यादि। तो ये थे पॉइंट हमारे भौतिक पूंजी के। अब हम जानते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी से अभिप्राय मानव द्वारा समय के साथ अर्जित कौशल तथा विशेषज्ञता से है। यानी कि समय के साथ साथ व्यक्ति में कितनी किसी कार्य को समझने की, करने की जानकारी आ जाती है और वह उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है और उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, यही मानव पूंजी कहलाती है। सेकंड पॉइंट है, मानव पूंजी अदृश्य होती है तथा किसी भी वस्तु की भांति बाजार में बेची नहीं जा सकती, केवल सेवाएं बेची जा सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि मानव पूंजी अदृश्य है, जिसका यह अर्थ हुआ कि इसका मानव से ही संबंध होता है और यह मानव के अंदर ही होती है, जो कि उसका कौशल और निपुणता को बताती है। इसे किसी भी बाजार में बेचा नहीं जा सकता अन्य वस्तुओं की भांति। थर्ड पॉइंट है,
मानव पूंजी स्वामी से पृथक नहीं होती, अतः जिन स्थानों पर सेवाएं बेची जा रही हैं उस स्थान पर स्वामी की उपस्थिति आवश्यक है। इसका यह अर्थ हुआ कि मानव पूंजी के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर के द्वारा अपनी डॉक्टरी करना, या लॉयर के द्वारा अपनी वकालत करना, या शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाना। तो ये सभी उसी व्यक्ति के द्वारा दिए जा सकते हैं जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो जिस जगह पर ये सेवाएं दी जा रही हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि ये कभी भी अपने मालिक से अलग नहीं होती। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यह्रास बढ़ती आयु के साथ होता है, परंतु इसे शिक्षा, प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य में निरंतर निवेश से टाला जा सकता है। इसका यह अर्थ होता है कि मानव पूंजी में भी मूल्यह्रास होता है जैसे जैसे आयु बढ़ती है, परंतु अगर व्यक्ति शिक्षा लगातार प्राप्त करता रहे, अपनी ट्रेनिंग करता रहे, प्रशिक्षण करता रहे और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखे, तो इस तरीके से मानव पूंजी में होने वाले मूल्यह्रास को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से भौतिक पूंजी जहाँ वस्तुओं को दर्शाती है, वही मानव पूंजी एक व्यक्ति की कौशल व निपुणता को दर्शाती है। यही इसका बड़े स्तर पर डिफरेंस है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारे आज के दो क्वेश्चंस थे चैप्टर 6 के, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। फर्स्ट क्वेश्चन था मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है, जिसे हमने समझा। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और आप लोग इसको लगातार स्टडी करें और कुछ अन्य अपने फ्रेंड्स को सेंड करें ताकि वो लोग भी इसका माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप लोग लगातार वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू गाइस।